स्टडी महागुरु के सभी साथियों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी करते हैं अपने चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टडी महागुरु के साथ पढ़ाई आसान है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या होती है और हमने जीडीपी, जीएनपी ये सब चीज़ें बड़े ही आसानी से और शॉर्ट भाषा में हमने देखी थी। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको लेक्चर ख़त्म होने तक मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी वो पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने नेशनल आय गिनी थी फर्स्ट टाइम। तो इनकी एक किताब का बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में। उस किताब का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये याद रखिए आप, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बुक लिखी, या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि बुक का नाम लिख देते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। दो चार ऑप्शन आएंगे, आपको बस दादा भाई नौरोजी पे टिक लगा के आगे बढ़ना है। अब जो एक मेन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि दादा भाई नौरोजी ने आखिर ऐसे भाई कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल कर लिया था जो इन्होंने नेशनल आय गिन ली, वो भी उस टाइम। ये बात है लगभग 1867 से 68 की। तो उस टाइम की जो नेशनल आय है, इन्होंने ऐसा कौन सा थ्योरी लगा दी, ऐसी कौन सी गणित लगा ली जो इन्होंने उस टाइम गिन लिया। भाई कोई तो पीछे बेसिस रहा होगा, ऐसे कैसे गिन लिया। तो देखिए, उसका नाम है ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। ये ड्रेन नाम आपको कहीं ना कहीं आपको देखा हुआ लग रहा होगा। यदि आपने वॉशिंग मशीन देखी है तो जरूर देखा होगा आपने। देखिए, इसका समझते हैं उसी के एग्जाम्पल से। वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा कि ये किस सिद्धांत की बात कर रहा है। अगर आपने वॉशिंग मशीन देखी है, देखी होगी वैसे तो ये इसमें एक बटन होता है, यहाँ लिखा होता है ड्रेन। जब इसको घुमाते हैं, ड्रेन पे लेके आते हैं, तो जो पाइप से सारा का सारा पानी है वो निकल जाता है। मतलब यहाँ जो पानी था वो सारा का सारा पानी बाहर निकल गया। तो बस आ गया अब सारा खेल समझ में। कैसे? इन्होंने यही कॉन्सेप्ट लगाया। क्या बोला कि जो पैसा बाहर आ रहा है, अब पानी को पैसे से रिप्लेस कर दीजिए। जो पैसा बाहर आ रहा है, जो पैसा मार्केट में आ रहा है, लोगों की जेब से जो पैसा बाहर मार्केट में आ रहा है, आप उसी को अंदाज़ा लगा दीजिए, उसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि देश की नेशनल इनकम क्या है। इन्होंने बस यही चीज़ पकड़ ली और देश की नेशनल आय बता दी कि पैसा मार्केट में आखिर खर्च कितना हो रहा है, बाहर कितना आ रहा है। ये इनका सिद्धांत था, जिसे कहते थे थ्योरी ऑफ ड्रेन। बस अब एक और सवाल दिमाग में अब आता है, फिर अगला सवाल दिमाग में ये छपके आता है कि भाई चलिए चलिए ठीक है, ये तो उस टाइम की बात थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बात है ये है 1867 से 68 के बीच, वहाँ की बात है। उस टाइम इन्होंने गिनी थी। तो अब सवाल आता है कि तो अब हम कैसे गिन रहे हैं, अब कौन कौन से ऐसे मेथड है राष्ट्रीय आय की गणना करने के। तो देखिए, तीन ऐसे मेथड है। पहला मेथड है उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है कि लोगों के पास पैसा कितना है, इनकम मेथड जिसे बोलते हैं। और तीसरा है कि खर्च कितना किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या मतलब इसका? वैसे तो वो बहुत ही आसान भाषा में लिखा है मैंने, तो समझ में आ रहा होगा कि उत्पादन कितना हो रहा है मतलब माल कितना बन रहा है हमारे देश की धरती पर, उससे पता लगा लो। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग जितना माल खरीद रहे उस हिसाब से माल बन रहा होगा, तो उसे पता लगा लो। या फिर लोगों के खुद के पास कितना, अगर आप पता लगा सकते हो लोगों की इनकम कि सबके पास कितनी इनकम है, और अगर लोग सही सही बता दें तो उससे पता लगा लो। या फिर खर्च कितना कर रहे हैं। मतलब तीनों चीज़ें एक ही बताएगी नेशनल इनकम। अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक ही है राष्ट्रीय आय, और ये तीनों अलग अलग रास्ते हैं। तो ये तीनों के बाद एक सवाल माइंड में आता होगा, और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्या पेंशन को हम राष्ट्रीय आय में गिनते हैं। तो जैसा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट के मन में दिमाग में आता है कि यार पेंशन तो लोगों के पास ही जाती है, और हमने पढ़ा है कि जो सेकंड मेथड है वो है कि लोगों के पास पैसा कितना। तो पेंशन भी लोगों के पास जा रही है, तो वो हाँ करके आ जाते हैं कि हाँ पेंशन को भी शायद राष्ट्रीय आय में गिनते होंगे। लेकिन जी नहीं। अब देखिए क्यों। मैंने आपको पिछले कल के लेक्चर में बताया था कि हम राष्ट्रीय आय में उन्हीं चीज़ों को गिनते हैं जिनसे हमारा चालू उत्पाद में कोई वृद्धि हो रही हो, वो उसको गिनते हैं। अब देखिए, एक होती है सैलरी, एक होती है पेंशन। जब आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है तो आप गवर्नमेंट को उसके बदले में काम करके देते हो। देश के विकास में आपका योगदान होता है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, सर्विस बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप रिटर्न दे रहे हो। लेकिन पेंशन में रिटर्न नहीं है, तो ये राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय में गिनने का यही है कि हमारे देश के प्रोडक्शन में या चालू उत्पादन में कोई वृद्धि का कोई जो फैक्टर है, उन्हीं को गिनेंगे। तो पेंशन को नहीं गिनते। ये माइंड में हमेशा के लिए रखना है, ध्यान रखना है। बड़ा छोटा और आसान क्वेश्चन है, लेकिन गलत करके आ जाते हैं। तो आज से गलत नहीं होगा। अब सवाल आता है कि चलिए मेथड हो गया, तो ये भी बता दीजिए कि गणना करता कौन है। तो देखिए, अब तक 2019 से पहले ये काम सीएसओ कर रहा था। तो अगर आप एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर ऑप्शन में एनएसओ नहीं दिखे तो फिर सीएसओ पे बिंदास टिक करके आ जाओ।
लेकिन अगर एनएसओ दिख गया तो फिर इसको टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि 2019 से पहले सीएसओ ही करता था। अभी सीएसओ क्या है? सीएसओ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये 1951 में बना था, 1951 में इसकी जो है स्थापना हुई थी और 2019 तक यही काम कर रहा था। लेकिन 2019 के बाद एडवांस एस्टिमेशन के लिए क्या किया गया कि सीएसओ के साथ एक एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिलाया गया सीएसओ के साथ, मर्ज करके बोला कि भाई साहब अब आप करो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एडवांस एस्टिमेशन करके बताओ कि नेशनल इनकम कैसी है। तो अब ये काम एनएसओ करता है। एक और चीज पूछी जाती है, फिर क्वेश्चन बन भी सकता है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट किसने किया नेशनल इनकम का? तो वो किया एनएसओ ने। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया सीएसओ और एनएसओ के बीच में कि एक एडवांस यदि वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो आपको अपने आप जो आपका माइंड है वो एनएसओ पे क्लिक करना चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो देखिए, जो हमने राष्ट्रीय आय निकाली है ना, उसमें अगर मैं जनसंख्या का भाग लगा दूं तो वो जो आंकड़ा मेरे सामने निकल के आएगा उसे मैं बोलूंगा प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम, जिसे कई बार औसत आय भी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी देश ने अपनी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की और वो निकल के आई 1000 रुपये, और उस देश में जो टोटल जनसंख्या है वो है 10 लोग। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ये 10 लोगों में से हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपया आएगा, तो मैं क्या करूँगा? बच्चों वाली मैथ है, भाग लगा दूंगा। तो जैसे भाग लगाओगे तो क्या निकल के आएगा? 100। तो ये जो 100 आंकड़ा निकल के आया है, 100 रुपये, ये उस देश की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी और इससे पता लग जाएगा कि वो देश कितना अच्छा कर रहा है विकास के मामले में। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया। तो वैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रति, जैसे ही प्रति वर्ड लगता है, चाहे इसी सब्जेक्ट में नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, जब ये आप ये वर्ड पढ़ो ना कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति एरिया, ऐसे वर्ड पढ़ते हो, तो उस प्रति का मतलब ही होता है कि भाग लगाने की बात हो रही है, ताकि हर एक सिंगल यूनिट के लिए वो चीज़ आ जाए। जब भी सिंगल यूनिट के लिए कोई चीज़ समझानी होती है, काउंट करनी होती है, एस्टिमेट करनी होती है, तब हम टोटल का भाग लगा देते हैं, जिससे सिंगल यूनिट का जो आंकड़ा है वो निकल के आ जाता है। तो बच्चों वाली मैथ है ये। तो अब आ जाइए अगला क्वेश्चन जो माइंड में छपता है कि सबसे पहली बार ये मतलब जो प्रति व्यक्ति आय वो किसने गिनी थी? तो कॉमन सेंस है कि जब राष्ट्रीय आय हमारे दादा भाई नौरोजी ने गिनी थी और प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय आय के बिना निकल नहीं सकती, तो जाहिर है कि जो ये प्रति व्यक्ति आय है वो भी दादा भाई नौरोजी ने पता लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ही राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। और ये जो सवाल अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, और आईएएस के एक बार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि जब दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में जब ये सारा जो रेंज में जो प्रति व्यक्ति आय निकाली थी तो वो कितनी आई थी? तो वो आई थी 20 रुपये। अब 20 रुपये को आप छोटा आंकड़ा मत समझना, क्योंकि ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं 1867 से 68, उस टाइम में 20 रुपये की भी वैल्यू थी भाई। तो ये उस टाइम की बात है। तो ये पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये या तो जैसे घुमा के पूछ लेते हैं कि 20 रुपये जब आय आई थी तब ये किसने गिनी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने गिनी थी। कब? 1867 से 68। तो ये लगभग 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, दिख एक रहा है लेकिन ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन है। इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया है ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय को और किस अन्य नाम से भी जाना जा सकता है? और जैसा कि मैंने लिखा है कि एसएससी 2010 और आईएएस 1997 में आ रखा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर तो। और जो रियल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, उसमें आपको ये लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी उसकी। तो फिलहाल मैंने इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है ताकि जब आप अभी समझ लो, फिर जब बाद में ओरिजिनल क्वेश्चन से टकराओगे तो आपको वो ईजी लगेगा। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए। उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मैंने उत्पादन लागत को अंडरलाइन किया है। देखिए, इकोनॉमी में वर्ड टू वर्ड चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, अगर आपको उसने ध्यान नहीं दिया तो आप क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो पक्का कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इकोनॉमी खेल ही वर्ड टू वर्ड का है। अब उत्पादन लागत पर मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसमें एक ऑप्शन में था उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरे में था बाजार की मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो हम एनएनपी की बात कर रहे हैं। कैसी एनएनपी? फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी, यानी कि यदि मैं और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो एनएनपी कैसी? फैक्टर कॉस्ट वाली एनएनपी जो होगी वही हमारी राष्ट्रीय आय है। जो कल का मैंने फॉर्मूला बताया था राष्ट्रीय आय का, उसको बेसिकली लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारी क्या है? राष्ट्रीय आय है। और कल के मैंने बताया था कल के फॉर्मूले में कि एनएनपी में से फैक्टर कॉस्ट क्या मतलब, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि एनएनपी में से हमने जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमने घटा दिए और सब्सिडी जोड़ दी। टैक्सेस को क्यों हमने घटाया था? आपको याद होगा मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स हम घटा देते हैं।
और सब्सिडी हम जोड़ देते हैं। टैक्स क्यों घटाया? क्योंकि देखिए जो प्राइस छप के आता है उसमें टैक्स का पैसा शामिल होता है, और वो टैक्स का पैसा ऑलरेडी बाद में घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। एक बार तो जाएगा, और एक बार प्राइस में भी यदि मान ले नहीं घटाया तो फिर दो बार काउंट हो जाएगा, इसलिए घटा दिया। और सब्सिडी प्राइस में काउंट होता नहीं है तो वो छुप गया, तो उसको वापस बाहर लाने के लिए हमने प्लस किया ताकि ओरिजिनल आंकड़ा बना रहे। तो जो ओरिजिनल आंकड़ा बना रहे इसीलिए ये प्लस माइनस करते हैं और फिर राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो बस यही खेल है इसका सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज के लेक्चर की बात थी, और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है सामने, इन नेक्स्ट लेक्चर हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक हर चुनाव में उछलता है, हर चुनाव में इसकी चर्चा होती है। एक ऐसा ये कहे कि रिश्ता बन गया इसका भारत के साथ कि जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। तो गरीबी का ऐसा क्या रिश्ता है भारत के साथ, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और फिलहाल मैं इस फ़ोन की जो वर्टिकल सेटिंग है कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वर्टिकल सेटिंग कर देता हूँ फ़ोन की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, काम आएगा, काफ़ी यूज़फुल है ये। नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करना है, शेयर जरूर करना है, और रात के 8 बजते ही स्टडी महागुरु चैनल पर आ जाइए, क्योंकि हर रात के 8 बजे मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं, स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो आसान है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।